हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट आप लोग जानते ही हो कि हम अपना हिंदी ग्रामर भी आपको पढ़ाते रहते हैं टाइम पे। तो डियर स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते हो हमने प्रीवियस वीडियो में विशेषण करे थे। अब हम लोग क्रिया करने वाले हैं। तो क्रिया क्या होता है इसका अच्छी तरह हम लोग पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे कि क्रिया मतलब क्या होता है और क्रिया के कितने भेद हैं, क्या है, ये सब हम लोग समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्रिया होती क्या है? क्रिया को आप लोग इंग्लिश में कहते हो वर्ब। वर्ब वो चीज होती है जो कार्य करती है। वर्ब वो चीज होती है जो कार्य आपकी करती है। जैसे मैंने बोला सुबह हो गई, चिड़िया चहचहा रही है, कमला विमला से बातें कर रही है, पार्क में अनेक बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग बेंच पर बैठे हैं, शीतल हवा चल रही है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ों में आपकी क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। चलिए फ्रेंड देखते हैं कि क्रिया के भेद क्या है। ठीक है, जो शब्द किसी कार्य के होने या करने, जो शब्द किसी कार्य के होने या करने, किसी घटना के घटने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति के आदि का बोध कराते हैं, वह क्रिया कहलाते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या है? वो शब्द, जो शब्द किसी कार्य के किसी कार्य के किसी कार्य के होने या करने घटने घटना के घटने अथवा किसी व्यक्ति की स्थिति का बोध कराते हैं, वो क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल है, नॉर्मल डेफिनेशन, कुछ इसमें वो नहीं था। इसमें बस इतना था कि आपको रिमेम्बर करना है। जो शब्द किसी कार्य के होने या करने, किसी घटना के घटने अथवा किसी व्यक्ति की स्थिति का बोध कराते हैं, वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो क्रिया की क्या विशेषता होती है। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। इसके बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे मैंने बोला सैजला निबंध लिख रही है, क्रिया के साथ। अगर मैं कहूँगी सैजला निबंध, बस इतना लिखा, तो क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या सैजला निबंध, क्या ऐसे पूछेंगे ना हम। तो क्रिया के साथ और क्रिया के साथ नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें भी इस क्रिया में होती हैं। तो क्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि है कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं, कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे नदी में जल बह रहा है, तो ये क्रिया क्या है? ये क्रिया स्वयं हो रही है। नदी में जल बह रहा है, इसको हम लोग कर नहीं रहे, नदी कर नहीं रही है, नदी में सिर्फ जल बह रहा है, ये क्रियाएं स्वयं हो रही हैं। नाविक नाव चला रहा है, ये क्रिया नाविक द्वारा की जा रही है। फिर कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं, तो कुछ एक से अधिक शब्दों की होती हैं। जैसे मयूरी ने कहानी सुनाई, तो ये क्या है? एक शब्द की क्रिया है। और मयूरी कहानी सुना रही है, ये दो शब्द की क्रिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है क्रिया के रूप, लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे रुपेश खेल रहा है, रीना खेल रही है, मतलब रहा है और रही है में अंतर है, परिवर्तन हो जा रहा है। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं। मैंने कल खाना खाया था, मैं खाना खा रही हूँ। क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती है। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है डियर स्टूडेंट कि आपका एक वाक्य है उसमें से एक ही क्रिया हो, एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं, एक से अधिक क्रियाएं। ठीक है, एक से अधिक क्रियाएं भी डियर स्टूडेंट आपकी हो सकती हैं। जैसे गुंजन ने जूते खरीदे, गुंजन ने बाजार जाकर जूते खरीदे, यानी कि पहले बाजार गई फिर उसने जूते खरीदे।
यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो कर्ता के अनुसार तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे माली पौधे सींचता है, इसमें क्रिया किसके अनुसार है? माली पौधे सींचता है, इसमें जो है आपकी क्रिया माली के अनुसार है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इसमें क्रिया किसके अनुसार है? इसमें क्रिया जो है चिड़िया के अनुसार है, क्योंकि विभक्ति चिन्ह नहीं लगाया गया है। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कर्ता के साथ अगर किया हो। जैसे दादी ने कहानी सुनाई, दादी ने आम खाया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने जो है ये देखा कि कैसे जो है क्रियाएं जो है अगर कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ तो क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे है धातु। क्रिया के विभिन्न रूपों के जो अंश समान, क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान होता है वह उसकी धातु है। जैसे पढ़ रहा है, पढ़ता है। ठीक है, तो धातु की डेफिनेशन बहुत से बच्चे नहीं लिख पाते हैं। धातु क्या है? क्रिया के साथ जो अंश समान होता है वही उसका धातु कहलाता है। क्रिया के साथ जो अंश समान होता है वो ही उसका धातु कहलाता है। जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ रहा है, पढ़ रही है। क्रिया का मूल अंश धातु कहलाता है। ठीक है, क्रिया मूल धातु की पहचान, क्रिया की मूल धातु की पहचान। क्रिया की मूल धातु का प्रयोग तू सर्वनाम साथ किया जाता है। जैसे तू भाग, तू लिख, तू चल। तो यहाँ पे जो भाग, चल, हंस ये है, ये क्रिया की मूल धातु है। धातु के भेद भी होते हैं। एक होती है आपकी सामान्य धातु, एक होती है आपकी व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न धातु, और एक होती है नाम धातु। तो क्रिया के धातु में ना का प्रत्यय जोड़ जाता है। जैसे अगर धातु है आपका पढ़, अगर इसमें हमने ना का प्रत्यय जोड़ दिया, पढ़ना हो गया, ये पढ़ना। ऐसी धातुएं जिसमें ना प्रत्यय जोड़ा जाता है, इन धातुओं को हम लोग कहते हैं सामान्य धातु। कौन सी धातु? सामान्य धातु। वहीं पे व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न धातु वो धातु होती है जो प्रत्यय लगने पर व्युत्पन्न धातुएं बन जाती हैं। जैसे चल का हो गया चलना, सामान्य धातु, लेकिन चलाना सामान्य धातु को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे व्युत्पन्न धातु में तो वो जाएगी चलाना। चल का हुआ चलना, चल में हमने ना धातु जोड़ा तो ये हो गया चलना। और फिर इसमें भी हमने जो है व्युत्पन्न उत्पन्न करने के लिए हमने लॉ में भी आ जोड़ा तो ये हो गया चलाना। तो ये होगी व्युत्पन्न धातु। देख, देखना, देखाना, दिखाना, है ना। अब जाते हैं नाम धातु में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर जो धातुएं बनाई जाती हैं वह नाम धातु कहलाती हैं। जैसे शर्म, शर्म का क्या बनाओगे? शर्माना। बात, बतियाना, है ना। तो ऐसी धातु है। मिश्र धातु भी आपकी एक धातु होती है। तो मिश्र धातु देखो, वो धातु जो संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद लेना, लगाना, होना, आना आदि के लगाकर बनाई जाती है। जैसे बात का अगर मैंने करना जोड़ दिया, बात शब्द में अगर मैंने करना जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? बात करना, बुरा होना, धीरे होना। तो इसमें जो है क्रिया विशेषण शब्द के साथ जैसे लेना, होना आदि है, इनके साथ जोड़कर बनाई जाती है। ठीक है, अब क्रिया के भेद पे आते हैं हम लोग कि क्रिया के कितने भेद होते हैं डियर स्टूडेंट, वो भी देख लेते हैं फटाफट। तो जो आपका क्रिया होता है डियर स्टूडेंट, वो क्रिया के जो भेद हैं वो हैं दो, कर्म के आधार पर और एक है संरचना के आधार पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कर्म के आधार पर, कर्म यानी कि जो काम है, जो एक कर्ता होता है वो कुछ काम करता है तब आपकी क्रिया होती है। तो कर्म वो होता है जो काम, कर्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काम। ठीक है, तो कर्म के आधार पर यानी कि काम के आधार पर जो क्रिया है उसके कितने भेद हैं? काम के आधार पर यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, एक है सकर्मक और एक है अकर्मक। ठीक है, तो आप देखो डियर स्टूडेंट,
अकर्मक क्रिया क्या होती है? और कर्मक, कर्म और उसमें अगर आ जोड़ दोगे तो मतलब क्या हुआ? बिना कर्म के। ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म नहीं होता है उनको हम अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, वह क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और ना ही जिन्हें कर्म की अपेक्षा होती है, ठीक है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। वाक्य में जो क्रिया कर्म की यानी कि काम की अपेक्षा नहीं रखती है वह कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सांची सो रही है, शेर दहाड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको सिर्फ क्रिया दिखेगी, आपको काम नहीं मिलेगा। देखो सांची क्यों सो रही है, वो जवाब मिला नहीं मिला। अब आओ डियर स्टूडेंट, इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि इन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा नहीं है, इसलिए दोनों क्रियाएं अकर्मक हैं। आना, जाना, सोना, उड़ना, उठना, नाचना, तैरना आदि अन्य अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रिया का व्यापार फल प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, जो अकर्मक क्रियाएं का प्रभाव यानी कि जो के फल होता है उनका सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, जो काम करने वाला होता है, जैसे सांची। अब अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें? मेन चीज़ ये आती है कि हम लोग जो है अकर्मक क्रिया की पहचान नहीं कर पाते। अक्सर हम लोग पहचान नहीं कर पाते, हम कहते हैं अरे ये तो सकर्मक है, लेकिन निकलती है अकर्मक। तो अब देखो यहाँ पे इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्न किए जाने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है क्योंकि ये इसमें काम ही नहीं होता है। इसलिए कविता नाच रही है, क्या नाच रही है ना, क्या नाच रही है, तो उत्तर मिला नहीं मिला। वह सो गया, क्या सो गया, उत्तर मिला नहीं मिला। किसे नाच रही है, किसे सो गया, है ना, तो हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तो मेन चीज़ अकर्मक क्रिया को पहचानने की होती है, वो होती है कि आप लोग क्या प्रश्न लगाओ, किसे प्रश्न लगाओ और किसको प्रश्न लगाओ। अगर इन तीनों में से उत्तर प्राप्त होता है तो आपकी क्रिया सकर्मक है। ठीक है, तो अब डियर आते हैं हम लोग अपनी सकर्मक क्रिया में। मतलब सात कर्म के साथ जो क्रिया होती है वह क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा वह क्रियाएं जो कर्म की अपेक्षा रखती हैं। तो यहाँ पे होगा जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है अथवा जिसमें कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे माँ खाना बना रही है, माँ क्या बना रही है, उत्तर मिला खाना, लेकिन काम जो है वो खाना है, खाना बनाने का काम कर रही है। माँ बना रही है, ऐसा भी तो देख सकते थे, लेकिन माँ बना रही है में हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता। माँ क्या बना रही है, उत्तर प्राप्त नहीं आया तो इस अकर्मक होता, लेकिन माँ खाना बना रही है इसमें हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसलिए सकर्मक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट, वरुण दूध पी रहा है। वरुण क्या पी रहा है, दूध, नॉर्मल। उसका फिर आते हैं सकर्मक क्रिया की पहचान। अगेन इसमें भी क्या, किसे और किसको लगा के ही प्रश्न करना है। ठीक है, जैसे विशाखा फ्रॉक सिल रही है, क्या सिल रही है, फ्रॉक। किसान फसल काट रहा है, क्या काट रहा है, फसल। माँ ने बच्चों को बुलाया, किसको बुलाया, बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डियर हम लोग कि उपयुक्त वाक्य में क्या किसे प्रश्न किए में उत्तर प्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे विशेष ये है कि क्रिया का सकर्मक या अकर्मक होना उसकी मूल प्रवृत्ति है। यदि कोई कर्म की अपेक्षा रखती है फिर चाहे उसके साथ कर्म का प्रयोग किया गया हो या नहीं किया गया हो अथवा नहीं, वह सकर्मक ही मानी जाती है। जैसे वह पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया से यदि क्या किसे प्रश्न किए जाए तो कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा, परंतु पढ़ना ऐसी क्रिया है जो कर्म की अपेक्षा रखती है, अर्थात कोई पत्र, कहानी, कविता, निबंध कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ जा रहा होगा। अब जैसे रिलेशन लॉजिक भी होता है ना, एक चीज़ लॉजिक, कोई लोग होते हैं खाली रट देते हैं, तो लॉजिक भी लगाओ थोड़ा। देखो जैसे मैंने बोला वह पढ़ रहा है, अब वह पढ़ रहा है में क्या किसे प्रश्न लगाओगे, उत्तर प्राप्त नहीं हो गया और वहाँ एग्जाम में लिख के आ गए अकर्मक क्रिया। सकर्मक कैसे, क्योंकि पढ़ना जो क्रिया होती है,
पढ़ रहा है मतलब कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा होगा, बुक से पढ़ रहा होगा, कॉपी से पढ़ रहा होगा, कुछ तो कर ही रहा होगा। पढ़ रहा है मतलब कि ये जो पढ़ना क्रिया है ये कर्म की अपेक्षा रखती है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया ही मानी जाती है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट हम लोग आते हैं अपने सकर्मक क्रिया के भेद में। अभी तक तो हम लोग सकर्मक और कर्मक पढ़ा, लेकिन सकर्मक क्रिया के भी कुछ भेद होते हैं। ठीक है। जैसे सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है एकर्मक क्रिया और एक होता है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। अब देखो एकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म पाया जाता है उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्म, जैसे धोबी कपड़े धोता है, धोबी क्या धोता है, कपड़े। फिर द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है, माँ ने मुझे उपहार दिया, माँ ने मुझे क्या दिया, उपहार, है ना। माँ ने मुझे, पहले माँ ने मुझे उपहार दिया, दो कर्म, द्विकर्मक क्रिया है ना। अब इसमें दो कर्म कौन से हैं, माँ ने मुझे, ठीक है, मुझे सबसे पहला कर्म तो है मुझे, फिर उपहार दिया, दूसरा कर्म क्या है, उपहार, तो दो कर्म आते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं हम, द्विकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या, किसे और किसको, यही लगाना है। और उसके बाद गुरदीप ने सलीम को पुस्तक दी, गुरदीप ने किसको पुस्तक दी, सलीम को। गुरदीप ने क्या दी, पुस्तक दी, बस सिंपल। अब आते हैं द्विगुणित संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब जो संरचना की दृष्टि होती है उसमें क्रिया के कितने भेद होते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है। संरचना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से क्रिया के जो है 5 भेद हैं। कौन कौन से, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। अब देखो सामान्य क्रिया क्या होती है, जब किसी वाक्य में एक ही पद वाली क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो ऐसी क्रियाओं को सामान्य क्रिया ऐसी क्रियाएं सामान्य क्रिया कहलाती हैं। ठीक है। जैसे माली ने फूल तोड़े, वह कब आएंगे, वर्षा ने गीत गाया। मतलब जिसमें जो है कि जब किसी वाक्य में पद वाली क्रिया का प्रयोग हो, एक ही पद वाली क्रिया का प्रयोग, एक ही पद क्या होते हैं, पद शब्दी होते हैं, लेकिन जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वो पद बन जाते हैं और एक ही पद। ठीक है। माली ने फूल तोड़े, माली ने फूल तोड़े, तो इसमें भी एक पद है, एक पद वाली मतलब नॉर्मल क्रिया जो होती है ना सामान्य, वह कब आएंगे, वर्षा ने गीत गाया, तो ये जो है आपकी सामान्य क्रिया। अब आता है संयुक्त क्रिया में, संयुक्त मतलब इसमें एक पद वाली क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे तोड़े, तोड़े शब्द है ना, तोड़े ये एक ही पद है। फिर लाएंगे एक ही पद है, गाया एक ही पद है, संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक क्रिया धातुओं के योग से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एक कप चाय पी लो। अब देखो इसमें देखो दो पद आ रहे हैं, एक पी भी आ रहा है, मतलब दो धातुएं आ रही है, एक पी भी आ रहा है और एक लो भी आ रहा है। पी प्लस लो के मल के तुम्हारा बन रहा है पी लो। बना दीजिए, एक चित्र बना एक शब्द, दीजिए एक शब्द। ठीक है। तो ये संयुक्त क्रिया ही होती है। तो ये एक से दो अधिक धातुओं से बनी होती है, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। फिर आता है नाम धातु क्रिया। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि से बनती हैं। जैसे हाथ, हाथ का क्या बन जाएगा, हथियाना, झूठ, झुटलाना, अपना, अपनाना, गरम, गरमाना, चिकना, चिकनाना, बात, बतियाना, शर्म, शर्माना। ये वही बात होगी जो आपके मैंने मिश्र धातु बताए थे ना, जो विशेषण संज्ञा आदि से मिलके मिलते हैं, सॉरी क्रिया विशेषण आदि से, तो वैसी बात है इसमें भी। अब आते हैं हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया में। जैसे क्रिया जिस रूप से यह पता चलेगी कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहा है, तो ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से सफाई करवाई, मालिक ने खुद सफाई नहीं करी लेकिन उसने नौकर से सफाई करवा ली, मतलब वो दूसरे को सफाई करवा रहा है। मेन मैं ये बात कह रही हूँ कि दूसरों से क्रिया करा रहे हो। ठीक है। ऐसी क्रिया है जो दूसरों को प्रेरणा देती है। ठीक है। पिताजी ने करण से कार चलवाई, पिताजी ने खुद नहीं चलाई, करण से चलवाई। पिताजी ने नहीं चलाई मतलब सॉरी कार, करण ने चलाई, करण से चलवाई, जबरदस्ती, करण भी मान नहीं रहा था। ठीक है। तो मैं ये ऐसे ही बता रही हूँ डियर स्टूडेंट।
तो देखो, जो यहाँ पे जो होता है, जो एक कर्ता दूसरे को प्रेरणा देता है कार्य करने, जैसे पिता ने करण से कार्य, तो करण को प्रेरणा दी कि चलवा, है ना। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, प्रेरणात्मक क्रियाओं के भी दो भेद होते हैं, एक होती है प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और एक होती है द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। अब देखो, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता स्वयं क्रिया में सम्मिलित होकर दूसरी ओर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह प्रथम प्रेरणात्मक है। जैसे माँ बच्चे को सुलाती है, कर्ता स्वयं क्रिया में सम्मिलित हुआ है, लेकिन दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे सुलाती है मतलब बच्चा खुद नहीं, जब तक बच्चा खुद नहीं सोएगा तब तक सोएगा नहीं, लेकिन माँ भी उसमें सम्मिलित हो रही है कि माँ सुलाती है, लेकिन सोएगा बच्चा खुद ही। ठीक है, मैं तो मतलब समझ रही हूँ ना कि काम बच्चे को ही करना है वो, लेकिन जो कहीं ना कहीं माँ है वो भी उस क्रिया में सम्मिलित हो गई है। अब आता है जैसे काव्या बिल्ली को दूध पिलाती है, काव्या सिर्फ बिल्ली को दूध देगी, पीने का काम तो बिल्ली करेगी ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि देखो, जो इसमें है काव्या खाली सम्मिलित हो गई क्रिया में, लेकिन करना जो मेन काम है वो बिल्ली करेगी दूध पीने का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट, सोने की क्रिया बच्चे द्वारा, पहले वाक्य में सोने की क्रिया बच्चे द्वारा हो रही है तथा दूसरे वाक्य में दूध पीने की क्रिया बिल्ली द्वारा हो रही है, परंतु इन दोनों के में माँ और काव्य क्रिया करने के प्रेरित कर रहे हैं, ये क्रिया कर नहीं रहे, ये सिर्फ देंगे उनको। मतलब जैसे माँ ने उसको गोद में रखा है, सोएगा बच्चा खुद ही, और जैसे काव्य बिल्ली को दूध पिलाती है, मतलब काव्य ने बिल्ली को दूध दिया, पीने का काम तो बिल्ली का ही है। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया ऐसी होती है जिसमें हम स्वयं कार्य नहीं कर रहे, लेकिन हम क्रिया में सम्मिलित हो जाते हैं। इसमें बच्चे सोचते हैं कि भाई ये प्रेरणात्मक क्रिया तो है ही नहीं, काव्य तो पिला रही है बिल्ली को दूध, मतलब ये थोड़ा है कि काव्य बिल्ली के हिस्से का दूध पी रही है, पिएगी दूध बिल्ली, बस काव्य से दूध देने का काम कर रही है, इसलिए वो भी क्रिया में सम्मिलित हो गई है। नेक्स्ट आता है द्वितीय प्रेरणात्मक में। तो द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया देखो डियर स्टूडेंट, जब वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया में सम्मिलित ना होकर दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है और दूसरे से ही कार्य करवाता है, ये है ना बात, दूसरे से ही कार्य करवाता है, और देखो तब वह द्वितीय प्रेरणात्मक कहलाता है। ठीक है, कुम्हार अपने पुत्र से मिट्टी के खिलौने बनवाता है, कुम्हार नहीं बना रहा है, उसका बेटा ही बना रहा है। ठीक है, अब देखो रोहन को नौकर से झूला झुलवाती है, रोहन को नौकर से झूला झुलवाती है, खुद नहीं झुलवा रही, है ना। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट हम लोग पूर्वकालिक क्रिया में। ठीक है, जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया से पूरा होने से पूर्व पाया जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर आकर सो गया, बच्चा पढ़कर खेलने चले गया, मतलब वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर आकर सो गया, पहले घर आया फिर सोया, मतलब आने की जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया है, यानी कि सोने की क्रिया से पूर्व हुई है। सिमिलरली बच्चे पढ़कर खेलने चले गए, अब मुख्य क्रिया क्या है, खेलने चले गए, मतलब खेलने चले गए अभी, लेकिन जो पहली क्रिया है यानी कि पढ़कर, मतलब पढ़कर गए खेलने, तो पढ़कर किया जो है वो मुख्य क्रिया से पूर्व हो गई है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट हम लोग जो है यहाँ पे क्रिया चैप्टर ख़त्म कर लिया है, लेकिन डियर स्टूडेंट ख़त्म तो कर लिया लेकिन हमें इसके क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, है ना। तो क्रिया की 4 विशेषताएं बताइए, क्रिया की कोई भी 4 विशेषताएं हम बता सकते हैं। जैसे कोई क्रियाओं में, कोई वाक्यों में दो क्रियाएं लगती हैं, है ना। उसका फिर एक विशेषता आप लोग बता सकते हो कि जब जो हमने एक विशेषता, आप बहुत सारी विशेषता बता देते हो, मैंने आपको कितनी सारी बताई अभी, मैंने आपको 8 विशेषताएं बताई कम से कम क्रिया की। ठीक है, क्रिया के रूप लिंग वचन कारक तथा काल से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं, और क्रिया समानतः वाक्य के अंत में लगाई जाती है। उसका फिर क्या बता सकते हो, फिर आप बता सकते हो कि क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता, कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं और कुछ क्रियाएं घटित जो है कुछ क्रियाएं की जाती हैं, है ना। तो ये सारी विशेषताएं इसमें बता सकते हो। फिर सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है, सकर्मक क्रिया की पहचान
क्या, किसे और किसको प्रश्न लगाकर की जाती है। उसका पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करके एक वाक्य बताइए। तो पूर्वकालिक क्रिया का कर दो कि मैं घर जाकर सो गई। ठीक है, तो ये लिख दो। और दूसरा मतलब बहुत सारे लिख सकते हो। मैं घर आकर सो गई, मैं पढ़कर बाहर गई, है ना। तो उसके बाद क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो किसी जो शब्द किसी कार्य के होने या करने, घटना के घटने अथवा किसी व्यक्ति की स्थिति का बोध कराए, वह शब्द क्रिया कहलाता है। ठीक है, और अब इसका उदाहरण भी लिखोगे। उदाहरण क्या लिख सकते हो, साची सो रही है, लिख दो। फिर है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के उदाहरण देकर समझाइए। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। और अकर्मक क्रिया के फिर सकर्मक क्रिया के फिर और भेद हो जाते हैं, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, लेकिन ये पूछा कि प्रत्येक के दोनों उदाहरण देकर समझाइए। समझाना भी है, उदाहरण देकर किसी छोड़ना नहीं है। तो सकर्मक क्रिया का सबसे पहले एग्जाम्पल लिखोगे कि माँ खाना बना रही है। तो इसमें क्या लिखोगे, सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो कर्म की अपेक्षा रखती है तथा उनमें कर्म पाया जाता है। जैसे इधर इस वाक्य में हमारा जो खाना शब्द है वो हमारा कर्म है। ठीक है, ऐसे लिख दिया अच्छी तरह। फिर अकर्मक का भी वैसे ही करा कि अकर्मक क्रिया, वाक्य लिखा साची सो रही है। अब प्रस्तुत वाक्य में क्रिया अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है। ठीक है, ये आपने गला। फिर आपने कहा प्रस्तुत वाक्य में किसे, किसको और क्या प्रश्न लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा, अर्थात ये अकर्मक क्रिया है। अच्छी तरह उत्तर एकदम फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, मैं बता रही हूँ। उसका फिर आता है नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। तो नाम धातु क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो कि आपका बनाई जाती हैं, विशेषण जो कि आपका प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं, है ना डिस्टेंट। तो ये नाम धातु क्रियाएं तो बहुत आसान होती है, मैंने आपको बताया भी। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि से बनती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम लोग नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे हाथ का हथियाना, ये लिख देना। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती है। ठीक है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण देकर लिखकर संयुक्त क्रिया को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे बस लिख देना कि आप चाय पी लो। तो बस पी लो शब्द को इंडिकेट करो और कह दो कि भाई ये संयुक्त क्रिया है। और या फिर आप मेरा चित्र बना दीजिए, तो बना दीजिए को इंडिकेट कर दो। अब मैं आपको कुछ वाक्य दूंगी और आपको उसमें से अकर्मक और सकर्मक बताना है। ठीक है, तो यशिका कविता सुनाती है। यशिका क्या सुनाती है, कविता। उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया, सुनाती है। ठीक है, सुनीता कल चला जाएगा। सुनील कल चला जाएगा। सुनील क्या चला जाएगा, है ना। तो इसमें उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपका एकर्मक क्रिया है। उसके बाद नौकर सफाई कर रहा है। नौकर क्या कर रहा है, सफाई। तो यहाँ पे हो रहा है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। उसके बाद अध्यापक ने मुझे बुलाया। अध्यापक ने किसको बुलाया, किसे बुलाया, मुझे। तो यहाँ पे हो रहा है उत्तर प्राप्त। उसके बाद फिर आ रहा है पिताजी ने खिलौने खरीदे। पिताजी ने क्या खरीदे, खिलौने। तो ये उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसलिए भी सकर्मक क्रिया है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, हमें क्रिया के भेद का वाक्य रचना करनी है। जैसे मैंने क्रिया का भेद दिया अकर्मक क्रिया, तो इसका वाक्य बनाओ एक। साची सो रही है, बस मैंने कितनी बार बोल दिया है वाक्य, है ना। द्विकर्मक क्रिया का बताओ। तो द्विकर्मक क्रिया क्या होगा, द्विकर्मक क्रिया, याद रखना डियर स्टूडेंट। द्विकर्मक क्रिया का होगा कि माँ ने मुझे उपहार दिया। उसके फिर देखो नाम धातु क्रिया का क्या होगा। नाम धातु क्रिया का आप लोग बना लो कि क्या कहते हैं, बतियाना, यानी कि ज़्यादा बतियाना अच्छी आदत नहीं है ना। लो, इसका भी वाक्य बन गया। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करना है। मैं घर आकर सो गई। उसके बाद फिर प्रेरणार्थक क्रिया, मैंने नौकर से काम करवाया, है ना। अब देखो डियर स्टूडेंट, हम लोग करते हैं निम्नलिखित शब्दों से। तो अब मैं आपको कुछ शब्द दूंगी, आपको नाम धातु क्रिया शब्द बनाना है। ठीक है, अपना, अपनाना। हाथ, हथियाना। खटखट, खटखटाना। थरथर, थरथराना। और थप थप, थपथपाना। भूल, भूलना या भूलना या भुलाना।
उस भूलाना शब्द को देखो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक धातु बताई थी जिसमें लाना लग जाता है, व्युत्पन्न। ठीक है, गरम गरमाना, बड़बड़ बड़बड़ाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट हमने कर ली है। अब मैं आपको दूंगी वाक्य जिसमें आपको क्रियापद को क्रियापद बताना है और साथ ही साथ उनके भेद भी बताने हैं। ठीक है, संरचना के आधार पर सैनिक सीमाओं पर वीरता से लड़े। अब सबसे पहले क्रिया छाटो इसमें। सैनिक सीमाओं पर वीरता से लड़े, क्रिया तो ठीक है मिल गई कि भाई लड़े। कौन सी क्रिया है? लड़े। लड़े सिर्फ एक धातु दिख रही है, लड़े सिर्फ एक पद दिख रहा है मेरे को, तो इसका लिए सामान्य क्रिया है। अरे कैसी बातें करते हो, अरे कैसी बातें करते हो। अब इसमें सबसे पहले क्रिया छाटने। अरे कैसी बातें करते हो क्रिया है। आप दो पद की क्रिया है, करते हो, तो ये होगी संयुक्त। जब काम पूरा ना हुआ तो राकेश घबरा गया। जब काम पूरा ना हुआ तो राकेश घबरा गया। अब पहले इसमें क्रिया काटते हैं। जब काम पूरा ना हुआ, इतना वाक्य हो गया। ठीक है, तो राकेश घबरा गया, क्रिया है घबरा और गया, दो क्रिया घबरा गया है। ठीक है, अब देखो जिससे घबरा जो शब्द है इसको हम लोग नहीं करेंगे, गया क्रिया है। घबरा, अगर से घबरा लिखते तो घबरा से समझ में आता है कि घबरा रहा है वो। हमने घबरा गया लिखा तब पता चला कि राकेश घबरा रहा था। तो यहाँ पे गया शब्द है तो एक ही क्रिया है, तो ये होगी सामान्य क्रिया। जमींदार किसान से खेती करवाता है। जमींदार किसान से खेती करवाता है। अब देखो करवाता है, जमींदार किसान से खेती करवाता है और हमें लिखना है संरचना के आधार पर भेद। किसान से खेती, जमींदार जो है खुद खेती नहीं कर रहा, किसान से खेती करवा रहे। याद आ रही है एक बात, प्रेरणार्थक क्रिया। और कौन सी प्रेरणार्थक होगी? इसमें वो खुद भी खड़ा नहीं हो रहा, तो ये होगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब आते हैं रात्रि रास्ते में थक कर बैठ गया। बैठ गया, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? रात्रि रास्ते में थक कर बैठ गया, पहले थका फिर बैठ गया, पूर्वकालिक। ठीक है, अब आते हैं डियर हम लोग नेक्स्ट में निम्नलिखित क्रियाओं से प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बताएं। चलने से हम लोग प्रथम प्रेरणार्थक कैसे बताएंगे? चलाना। ठीक है, चलाती हूँ। काव्या बिल्ली को दूध पिलाती है, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, सुनाना से हमें बनाना है, दोनों बनाने हैं। चलाना से प्रथम प्रेरणार्थक तो चलाना हो जाएगा चलना से, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? चलवाना। ठीक है, वैसे सुनना से कितना हो जाएगा? सुनना से प्रथम प्रेरणार्थक सुनाना और द्वितीय प्रेरणार्थक सुनवाना। ठीक है, उसके बाद उठाना, उठाना का क्या होगा? उठना का क्या होगा? उठाना, और फिर द्वितीय प्रेरणार्थक होगा उठवाना। लगना का लगाना और लगवाना। चढ़ना, चढ़ाना और चढ़वाना। ठीक है, तो ये हो गया। सीता ने किताब खरीदी, वाक्य में क्रिया है। सीता ने क्या खरीदी? किताब, तो सकर्मक। निम्नलिखित नाम धातु क्रिया है, लिखना, पढ़ना, गरमाना या सुलाना। गरमाना। उसके बाद रोहन खेलकर सो गया। खेलकर सो गया, अभी सो गया है लेकिन पहले खेला उसने, तो खेल कर सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया। तो अब हमें जो है डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो है हमारा आज का कार्य क्रिया कर लिया है। तो आई होप दैट आपको जो है क्रिया चैप्टर जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।